वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस समय हम सीटेट साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीटेट जून 2011 का साइंस पेपर सॉल्यूशन देखेंगे और डिटेल में उसको समझेंगे। और इसी के साथ हमारे सारे पेपर सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएंगे। मैंने साइंस के सारे पेपर सॉल्यूशन आपको करा दिए हैं। बाकी और भी जितनी सीरीज़ हमने करी हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टॉपिक की हो, पेडागोजी की हो, तो उन सबको भी आप ज़रूर देखें। नोट्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और इसके बाद मैं न्यूमेरिक का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे न्यूमेरिक मैं कवर करा दूंगी जितने अब तक सीटेट में पूछे गए, क्योंकि जो 2019 का दिसंबर का सीटेट हुआ था उसमें 3 न्यूमेरिक आए थे, तो हो सकता है इस बार भी 2 से 3 न्यूमेरिक आपको देखने को मिल जाएं। तो वो चीज़ भी मैं अच्छे से आपको करा दूंगी और इस तरह से आपकी सीटेट साइंस की तैयारी पूरी हो जाएगी। बस हम इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे। एग्ज़ाम की जैसे ही कोई डिटेल आएगी उसमें मैं और भी अच्छे से फिर प्रिपरेशन आपकी द्वारा से शुरू करा दूंगी। फिलहाल हम 9th और 10th की साइंस शुरू करने वाले हैं इसके बाद। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सीटेट जून 2011 का साइंस पेपर सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकॉज इट इज़ अ। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है क्योंकि यह एक है। देखिए, बेकेलाइट और मेलामाइन के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये दोनों एक तरह के प्लास्टिक होते हैं। और ये कौन से प्लास्टिक होते हैं? थर्मोसेटिंग होते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक नहीं होते, ये थर्मोसेटिंग होते हैं। थर्मोसेटिंग वो होते हैं जब जिनको हीट दी जाती है तो वो पिघलते नहीं है, वो अपनी हार्ड फॉर्म में रहते हैं। तो बेकेलाइट और मेलामाइन याद रखिए कौन से प्लास्टिक हैं? थर्मोसेटिंग। तो पहला ऑप्शन तो गलत, थर्मोप्लास्टिक ये नहीं है, ये है थर्मोसेटिंग। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, प्लास्टिक यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। और बेकेलाइट और मेलामाइन को तो जब हीट देते हैं तो वो पिघलते नहीं है, हार्ड ही रहते हैं। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो ही नहीं सकते, ऊष्मा का सुचालक ये नहीं है, तो ये भी गलत। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो ये भी गलत। बिजली का सुचालक ये नहीं है। गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, बिजली का अच्छा ये इंसुलेटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, इसको देखने से पहले आप ये बात समझ लीजिए, जो सीटेट जून 2011 हुआ था वो पेपर काफ़ी टफ था। अब बच्चे कहेंगे टफ कैसे था, क्योंकि उसमें 9th और 10th की भी साइंस दी थी इन्होंने। फर्स्ट टाइम था तो इंक्लूड किया इन्होंने सब कुछ। लेकिन जब 2012 से सीटेट हुआ और अब तक जो 2019 तक सीटेट हुआ उसमें साइंस इन्होंने खाली 8th क्लास तक दी है। तो आप परेशान मत होइएगा कि ये पेपर इतना टफ है, हम कैसे करेंगे। इस तरह का पेपर अब नहीं आता है। अब जो पेपर आएगा वो आपकी 8th तक की साइंस का ही आएगा, ये 100% है। तो फिर भी मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आए तो आप उसको भी बड़ी आसानी से आंसर कर दें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन आर द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल। गति के निम्नलिखित में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के जो परिमाण हैं वो बराबर होंगे। देखिए, जिसे दूरी और विस्थापन के बारे में पता है वो दोनों कब बराबर होंगे ये पूछ रहा है, तो वो यहाँ पर बड़ी आसानी से आंसर दे देगा। देखिए, दूरी क्या होती है, सपोज ये पॉइंट है और एक सड़क है इस तरह से, यहाँ इस तरह से मोड़ है उसमें और यहाँ पर उसका एंड होता है और मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही आना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगी, जब मैं इस तरह से गई और फिर मैं इस तरह से आई, तो ये तो मेरा दूरी है जो मैंने पूरा कवर किया है, पूरी सड़क को कवर किया, तो ये तो आपकी दूरी के अंदर आता है। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात की बात है, मैं 9th से जब कराऊंगी 9th की साइंस तो उसमें समझा दूंगी। ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ दिशा मैटर नहीं करती। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की बात होती है तो वो होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस को कवर, इतनी दूरी को कवर करने के लिए अब मैं क्या करूँगी, जब मैं शॉर्टेस्ट पाथ अपना लूँगी तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन ज़ीरो भी हो सकता है लेकिन दूरी कभी ज़ीरो नहीं होती, ये हम सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये बात याद रखिए, दूरी कभी ज़ीरो नहीं होगी, विस्थापन ज़ीरो होगा। क्योंकि विस्थापन ज़ीरो कैसे हो जाएगा, मैं जहाँ से चली मैं वापस वहाँ भी आ सकती हूँ, तो वहाँ पर इनिशियल और फाइनल जो है वो बराबर हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन दूरी कभी भी ज़ीरो नहीं होती। और याद रखिए, जो विस्थापन होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो पूरा जितना हम कवर करते हैं वो आपके दूरी के अंदर आता है। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि किस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, दूरी और विस्थापन बराबर होगा। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, देखिए स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड यहाँ से यहाँ तक है। अब इस केस में डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में होगा और इसी तरह से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया जा सकता। और इसी केस
में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे और यही पूछ रहा था ये, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बाकी अगर मैं कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है और कार जब चली है तो डिस्टेंस के केस में तो वो पूरा इस तरह से चली है, ठीक है, पूरा चक्कर काटा। लेकिन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के केस में उसने क्या करा हो, शॉर्टकट अपनाया हो, वो इस तरह से पूरा ना चल के सीधा इस तरह से चल के यहाँ आ गई हो। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है, दूरी और विस्थापन जो है वो बराबर नहीं होगा। सेम ऐसे टू और फ्रो में जब इधर उधर दोलन करते हैं तो उसमें भी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता। सेम ऐसी जब पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है तो उसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि और कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंसेज हेल्प इन प्रिजर्विंग देम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इट इज़ बिकॉज एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं, देखिए ये भोजन है, भोजन जब खराब होने की स्थिति में आने लगेगा तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह, फंगाई वगैरह लगने लगेगी, जिससे क्या होगा, उसमें नमी आ जाएगी, पानी आने लगेगा और वो फिर खाने को सड़ाने लगेगा। लेकिन अगर हम सॉल्ट और शुगर को ऐड कर देते हैं तो होता क्या है, जो ये बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं उनके जो सेल होते हैं, जब उन पर सॉल्ट और शुगर डलता है तो वो द्रव्य कुंचन करते हैं। द्रव्य कुंचन का मतलब क्या होता है, जो पानी, जो नमी होती है ना, उसको बाहर निकाल देते हैं और जिससे क्या हो जाता है, भोजन आपका ड्राई रहता है और वो लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्लाज्मोलाइज द मैक्रोबियल सेल, सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं कौन, सॉल्ट और शुगर। जब सॉल्ट और शुगर को डाला जाता है तो जो सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं उस पर बनी है, फंगाई हो, बैक्टीरिया हो, वो सब क्या करने लगते हैं, उनके सेल क्या करने लगते हैं, द्रव्य कुंचन करने लगते हैं। जो पानी होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, जिससे भोजन ड्राई रहता है और वो लंबे समय तक बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रूट कैप इज एब्सेंट इन, मूल गोप नहीं पाया जाता। देखिए प्लांट है, प्लांट में जड़ें होती हैं, रूट होती हैं। अब देखिए रूट है, जहाँ रूट का टिप होगा, नीचे निचला कोना जहाँ पर टिप होता है वहाँ पर आपके रूट कैप होते हैं, मूल गोप होते हैं। ये क्या करते हैं, एक तो रूट की ग्रोथ में मदद करते हैं और उसको सॉइल से बचाते हैं, उसकी जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनसे रूट को बचा कर रखते हैं, ठीक है। तो रूट कैप होते हैं आपके प्लांट के अंदर। लेकिन जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, उनमें रूट कैप नहीं होते, क्योंकि जो उनकी जड़ें होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं या फिर सही से विकसित नहीं होती या फिर उनमें जड़ें नहीं होती। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोफाइट जो होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, उनमें रूट कैप नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन गोज डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है। ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑन द डल गोल्ड ऑर्नामेंट। वह पुराने जो सोने के गहने होते हैं उन पर चमक वापस लाने का वादा करता है। एन अनसस्पेक्टिंग वुमेन गिव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल टू हिम विच ही डिप इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक महिला उसे अपनी सोने की चूड़ियों का सेट देती है, जिसे वह क्या करता है, एक विशेष घोल में डुबोता है और उससे क्या होता है, द बैंगल स्पार्कल, जो चूड़ियाँ होती हैं वो तो चमक जाती हैं बट देयर वेट हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस। लेकिन उनका जो भार होता है, जो वेट होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। द सॉल्यूशन यूज्ड बाय द इम्पोस्टर प्रोबेबली इज, इस धोखेबाज द्वारा उपयोग किया जाने वाला घोल कौन सा हो सकता है। देखिए घोल होता है एक्वा रेजिन। एक्वा रेजिन किसका सॉल्यूशन होता है, 3 अमाउंट में तो उसमें HCl होता है और 1 अमाउंट में उसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। और वो सॉल्यूशन ऐसा होता है जब उसमें फ्री स्टेट में जो पाए जाते हैं मेटल या नोबल मेटल जो होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, उनको जब डाला जाता है तो वो उनको पिघला देता है। और पिघलाने से क्या होता है, उसमें भले ही एक चमक तो आ जाती है लेकिन जो उनका वेट है वो कम हो जाता है। तो सोने को मेल्ट करने के लिए एक्वा रेजिन सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। और वो किसका मिक्सचर होता है, याद रखिए वो मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया जो कि 3 अमाउंट में होगा, और जो नाइट्रिक एसिड है उसका रेशो 1 होता है, याद रखिए HNO3 है। तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके आ जाए, तो HCl याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड होता है। और किस रेशो में होते हैं ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो 3 रेशो में होगा और नाइट्रिक एसिड 1 रेशो में होगा। और ये पूरा मिक्सचर क्या कहलाता है, आपका एक्वा रेजिन कहलाता है। येलो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है और इसमें जब नोबल मेटल जो होते हैं, फ्री स्टेट में जो मेटल पाए जाते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, उनको डाला जाता है तो ये मेल्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड एंड अ ब्राउनिश लेयर इज डिपॉजिट ओवर द आयरन नेल। तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट के घोल का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है और जो लोहे की कील है उसके ऊपर एक भूरी परत जो है वो जमा हो जाती है। तो ये कैसा, किसका एग्जाम्पल है? देखिए, आयरन ने रिएक्शन करी किसके साथ? कॉपर के साथ। क्यों? क्योंकि जो आयरन है, जो लोहा है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर होता है और कॉपर काफ़ी नीचे होता है। तो यहाँ पर विस्थापन हो गया। विस्थापन कैसे हुआ? यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो बाद में आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर विस्थापन हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन आपका ज़्यादा रिएक्टिव था और इसलिए उसने क्या करा, उस सॉल्यूशन में से कॉपर को बाहर कर दिया। तो कॉपर जो Cu है वो तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर Fe जो है, आयरन जो है, उसके आयन चढ़ जाएंगे तो वो आपका रिडॉक्स भी हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलम टू अ वुंड बिकॉज, फिटकरी को घाव पर लगाने से जो रक्त स्राव होता है वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फिटकरी होती है वो रक्त को जमा देती है, ब्लड को जो है वो क्लॉट कर देती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। जो एलम है, जो फिटकरी है, वो कॉन्ग्लुएट करेगी ब्लड को, फॉर्म क्या करती है, क्लॉट को। फिटकरी रक्त को जमा देती है और थक्का बना देती है। सेम ऐसा ही काम हल्दी भी करती है, टर्मरिक भी करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये विटामिन के होता है, विटामिन के भी रेस्पॉन्सिबल होता है क्लोटिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, LED एंड CLF आर वेरी कॉमनली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट इन होम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। घर में रोशनी के स्रोत के रूप में LED और CLF का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कमेंट बॉक्स में आप LED और CLF की फुल फॉर्म बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं, तो आप मुझे बताइएगा क्या है इनकी फुल फॉर्म। देखिए, जो LED होती है ना वो आजकल यूज़ होती है क्योंकि ये बहुत इफिशियंट होती है, अच्छी लाइट देती है और लंबे समय तक चलती है और इसमें से टॉक्सिक मटेरियल भी नहीं निकलती है। आजकल जो लाइट आती हैं वो कुछ बल्ब की शेप में ही आने लगी हैं, तो वो तो आपकी LED होती हैं। लेकिन पहले आपकी CLF लाइट आती थी जो कुछ इस तरह से होती थी, जलेबी जैसी फॉर्म में जो होती थी, वो आपकी CLF आती थी। वो अब यूज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनमें से टॉक्सिक मटेरियल निकलते हैं और जब बेबी कोई जन्म लेता है तो ये कहा जाता है कि उसको CLF के सामने, CLF जो टॉर्च है उसके सामने नहीं लाना चाहिए, या जब अगर CLF की लाइट जल रही है तो उसके सामने नहीं होना चाहिए बच्चा। क्योंकि वहाँ पर टॉक्सिक मटेरियल निकलते हैं। लेकिन जो LED होती है ना वो बहुत सेफ होती है, बहुत एफिशिएंट होती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है और कम बिजली कंज्यूम करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। LED इज़ बेटर बिकॉज CLF कंटेन टॉक्सिक मटेरियल। जो LED होती है वो बेहतर होती है क्योंकि जो CLF है उसमें विषाक्त पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक अ, पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला है वो डैश की तरह कार्य करता है। देखिए, जो वायु का बुलबुला बनेगा उसमें से लाइट बड़ी आसानी से पास हो जाएगी और जिसमें से लाइट पास हो जाएगी तो वहाँ वो मिरर तो होगा नहीं, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, तो कॉनकेव मिरर तो यहाँ से बाहर हो गया। प्लानो कॉन्वेक्स मिरर कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर या तो कॉनकेव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब देखिए, यहाँ पर इनसाइड, एयर बबल की इनसाइड से बात हो रही है, अगर आउटसाइड से बात होती तो बबल आपने देखा होगा किस तरह से होता है, बाहर की तरफ से तो उभरा हुआ होता है, तो बीच का हिस्सा जब मोटा होता है तो वो आपका कौन सा लेंस होता है, वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनसाइड से बात हो रही है तो इसका मतलब अंदर वाला हिस्सा जो होगा वो पतला होगा और वो कौन से लेंस में होता है, वो आपका कॉनकेव लेंस में होता है। तो इनसाइड की बात हो रही है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, अफ्तल लेंस, कॉनकेव लेंस। बाकी यहाँ रेयर और डेंसर की बात होगी लेकिन वो हमें नहीं करनी, तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ फीदर weighing 5 ग्राम एंड अ नेल weighing 10 ग्राम हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज। एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी समान है तो यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें बात करनी है किसकी, मोमेंटम की, संवेग की। देखिए, जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास
इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर, मास पर, उसके भार पर, द्रव्यमान पर। अब देखिए इसका भार 5 ग्राम है, इसका भार 10 ग्राम है, तो इसका मतलब जिसका भार ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डिपेंड किस पर करती है, मास पर डिपेंड करता है मोमेंटम। तो जिसका ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। द हैवियर बॉडी विल हैव हायर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला ये है मास इनटू वेलोसिटी। अब मास दोनों का अलग अलग है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका ही मोमेंटम ज़्यादा होगा। और मोमेंटम संवेग होता क्या है, न्यूटन के सेकंड लॉ में है, जितनी फोर्स अप्लाइड होती है किसी ऑब्जेक्ट पर वही आपका मोमेंटम है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द प्रेशर ओवर अ लिक्विड इंक्रीजिंग इट बॉइलिंग पॉइंट, यदि किसी तरल द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका जो कथनांक होगा वो क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज देखिए ये वाटर है, ठीक है, अभी इसको गर्म करा गया तो इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा कि 100 डिग्री पर क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, भाप बनना शुरू हो जाता है। तो इसके मॉलिक्यूल जो हैं, जो इसके कण हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जिससे वो भाप बनने लगते हैं। लेकिन अभी क्या हो, मैं ऊपर से प्रेशर लगाने लगूँ, इस पर इसको दबाने की कोशिश करने लगूं, उससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे थे वो भाग नहीं पाएंगे, प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे। जिसकी वजह से पहले अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पर इधर उधर भाग रहे थे, तो अब मुझे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, तभी ये दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ऊपर से प्रेशर भी जो है वो इस पर कार्य करता है। तो याद रखिए, अगर प्रेशर आप बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन इज। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है, तो इस दवाई के हमें मुख्य संगठक बताने हैं। देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि ये दोनों एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी रखता है। अब जिस तरह की सिचुएशन होगी ये उसी तरह से काम करेगा। अगर एसिड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो ये उसी अमाउंट में बेस रिलीज़ करेगा और न्यूट्रलाइजेशन करेगा। अगर एसिड कम है तो बेस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर, एसिडिक और बेसिक, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर, अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये हमने नोट्स में भी पढ़ा है, वो हमारे अम्लीय होते हैं। आर एसिडिक इन नेचर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, इसलिए वो लिटमस पेपर पर क्या करेंगे, नीले को लाल कर देंगे। याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होंगे, जो धातु हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, वो क्षारक होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए वो लिटमस में क्या करेंगे, रेड को ब्लू कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द इनर सरफेस ऑफ फूड कैन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। भोजन के डिब्बों की जो आंतरिक सतह होती है उसको टिन के साथ लेपित किया जाता है, ना कि जस्ते के साथ, जिंक के साथ, क्योंकि जो जस्ता है, जो जिंक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो फूड को ज़्यादा जल्दी ख़राब कर सकता है, इसलिए उसको टिन के साथ कोटेड किया जाता है, क्योंकि टिन जो है वो कम रिएक्टिव होता है। पूरा नोट्स में हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी है, तो आप उसको ज़रूर देखें कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो जिंक जो है टेबल में ऊपर आता है, टिन थोड़ा नीचे होता है, तो टिन कम रिएक्टिव है, जिसकी वजह से फूड जो है वो उसके साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए उसकी कोटिंग करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जो जस्ता होता है वो टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए उसका यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वाइल डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर बिकॉज। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर जब हम अम्ल को पानी में डालेंगे तो उसमें कम हीट उत्पन्न होगी, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, पहले से ही एसिड है किसी बॉटल के अंदर और उसमें अगर पानी डालने की कोशिश करेंगे तो उससे और भी ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो हाईली रिएक्टिव, जल्दी से हीट उत्पन्न करते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि एसिड के अंदर पानी डालेंगे। हम क्या करेंगे, पहले से जो बॉटल में पानी होगा उसके अंदर एसिड डालेंगे, उससे जो हीट है वो कम अमाउंट में रिलीज होगी। तो यही इसलिए ऐसा करा जाता है कि एसिड जो है वो ऐड करे जाते हैं पानी में, ना कि पानी ऐड करा जाता है एसिड में। क्यों? क्योंकि जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अम्ल को जो तनु बनाने की प्रक्रिया होती है वो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। एक्सोथर्मिक वो चीज़ होती है जब जहाँ पर हीट जो है
वो रिलीज़ होती है। जैसे आग जल रही होती है तो वहाँ पर हीट जो है बाहर निकल रही होती है, बाहर की तरफ जा रही होती है, तो वो आपका एक्ज़ोथर्मिक होता है। अब जैसे आइस है, आइस जो है वो आपकी पिघल रही है तो वहाँ पर हीट जो है वो अंदर की तरफ आती है, तो वो आपका एंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है एक्ज़ोथर्मिक की। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, ऊष्मा जो है बहुत हाई अमाउंट में निकलेगी। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि पानी के अंदर एसिड को डालना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द थंब ऑफ ह्यूमन मूव मोर फ्रीली देन अदर फिंगर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मनुष्य का जो अंगूठा होता है वो बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है क्या, सैडल ज्वाइंट इसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा। देखिए सैडल ज्वाइंट क्या होता है, कुछ इस तरह से आपकी हड्डी होती है और हड्डी के ऊपर इस तरह से कुछ दूसरी बोन होती है, जिससे क्या होता है, ये कुछ इस तरह से समझ लीजिए जैसे घोड़ा है, घोड़े के ऊपर आप बैठे हैं, तो आप बैठे क्या होते हैं, आपको कुछ नहीं करना, घोड़ा चल रहा है, आप अपने आराम से उसमें मूव कर रहे हैं। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर होता है, एक हड्डी एक बोन के ऊपर दूसरी बोन इस तरह से होती है कि नीचे वाली बोन जो है वो मूव करती है तो ऊपर वाली अपने आप उसके साथ फ्रीली मूव करती है। तो ये आपका सैडल ज्वाइंट की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हार्मोन एड्रीनेलिन। हार्मोन जो एड्रीनेलिन होता है वो क्या करता है, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर होता है, वहाँ से गुर्दों के ऊपर जो होती है वहाँ से रिलीज होता है। और ये किस में मदद करता है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार करा है। हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज एंग्री और वरीड। शरीर के तनाव के स्तर को समायोजित करने में मदद करता है जब कोई क्रोधित या चिंतित होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज कॉजिंग एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू। ग्रीन हाउस प्रभाव जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहा है मुख्यतः डैश के कारण होता है। तो सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वाटर वेपर होता तब हम आंसर वाटर वेपर करते, याद रखिए। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो होती है वो वाटर वेपर होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पहले जलवाष्प होता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन प्लांट अपीयर टू रिलीज ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज। हरे पौधे दिन के समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में वो भोजन बनाते हैं जिसमें वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, उसी की वजह से ऐसा होता है। देखिए एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार सीटेट में 2 से 3 बार बना है। देखिए जो प्लांट होते हैं वो दिन और रात दोनों समय रेस्पिरेशन श्वसन करते हैं और श्वसन वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम ह्यूमन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। सेम ऐसा ही प्लांट भी करते हैं, जैसे हम ह्यूमन रेस्पिरेशन श्वसन के बिना नहीं रह सकते ऐसे ही प्लांट भी श्वसन के बिना नहीं रह सकते। और जैसे हम 24 घंटे श्वसन रेस्पिरेशन करते हैं ऐसे ही प्लांट भी 24 आवर रेस्पिरेशन करते हैं और सेम हमारी तरह रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन दिन के समय प्लांट क्या करते हैं, खाना भी बनाते हैं। और खाना किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, सन की प्रेजेंस में, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और वहाँ पर पूरी रिएक्शन होती है और उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो उस समय क्या होता है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हायर होता है देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं दिन के समय पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालते, वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन बाहर निकल रही है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है एज़ कम्पेयर टू जो रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो दिन के समय श्वसन की दर से अधिक होती है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि दिन के समय जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन को ज़्यादा बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल एंड मैमेलियन एरिथ्रोसाइड इज। पौधों की जो चालनी नलिका कोशिकाएं होती हैं और जो स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी संरचना में एक विशेष समानता होती है। वो ये होती है जो इनके सेल होते हैं, कोशिका होते हैं, उनके अंदर केंद्रक नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्र की अनुपस्थिति, यही यहाँ पर सही है। देखिए जो प्लांट के अंदर सीव ट्यूब सेल होते हैं ये फ्लोएम का पार्ट होते हैं जो भोजन ले जाने में मदद करते हैं और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन अगर मैं स्तनधारियों में बात करूं तो एक एक्सेप्शन है आपका ऊंट, जिसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस होता है और उसकी जो रेड ब्लड सेल है उसका शेप भी अलग होती है, फिर वो अलग हो गया। लेकिन नॉर्मली जो लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना वाले आपके स्तनधारी होते हैं, मैमेलियन होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है।
तो ये थे हमारे कंटेंट या टॉपिक के 20 क्वेश्चन। इसके अलावा जो साइंस पेडागोजी है जून 2011 की, उसको मैंने डिटेल में अच्छे से समझाया है पेडागोजी की स्पेशल सीरीज 17 में। एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मैंने लिंक दे दिया है, तो उसको भी ज़रूर देखें। और इसी के साथ हमारे सारे पेपर सॉल्यूशन ख़त्म होते हैं। मुझे लगता है आपको सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सबको ज़रूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।